नमस्कार दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम कर रहे हैं समसामयिक घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुति जीएस दृष्टि में आधुनिक भारत का इतिहास। तो आज हम करेंगे संविधान सभा के बारे में। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। भारत आगमन 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 24 मार्च 1946 को आया। शिष्टमंडल, इसमें अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस, भारत मंत्री। कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? पैथिक लॉरेंस, और इसका पद क्या था? यह भारत मंत्री था। सदस्य इसके स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। स्टैफोर्ड क्रिप्स क्या था? बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष था स्टैफोर्ड क्रिप्स, और अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था। पैथिक लॉरेंस क्या था? भारत मंत्री। ये कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। दो अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड अध्यक्ष, और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, ये थे सदस्य अन्य। सुझाव, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुधार दिया था। और प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे? कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत, भारत एक संघ होगा, संविधान सभा का गठन होगा। ये प्रमुख बिंदु थे, ये प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु थे कैबिनेट मिशन के। क्या क्या थे? कि मुस्लिम लीग जो मांग कर रहा है पाकिस्तान की, वो नहीं मानी जाएगी, और भारत को एक संघ ही रखा जाएगा, भारत के टुकड़े नहीं होंगे, तथा संविधान सभा का गठन किया जाएगा। चलिए, गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था। चलिए अब देखते हैं संविधान सभा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 का, और इसके अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो कि अस्थायी थे, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन, द्वितीय अधिवेशन, तृतीय अधिवेशन। उसके बाद द्वितीय अधिवेशन तिथि 11 दिसंबर 1946। दूसरा अधिवेशन कब हुआ? 11 दिसंबर 1946 को हुआ। स्थान कहां पर? दिल्ली में हुआ। और इसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब हुआ था द्वितीय अधिवेशन संविधान सभा के लिए? 11 दिसंबर 1946 को। चलिए, और तीसरा अधिवेशन 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, उद्देशिका पेश की थी, जो आगे चलकर भारत का प्रस्तावना बनी, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी, जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देशिका पेश की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां। तो संविधान सभा के गठन से पूर्व जो गतिविधियां हुई थी वो कौन कौन सी थी? चलिए देखते हैं। स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी में आया। सबसे पहले स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी में आया। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन जो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी को संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन कहा जाता है। तो स्वराज्य विधेयक कब आया? 1895 ईस्वी में आया। किसके द्वारा निर्देशित था? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निर्देशित था, और इसे संविधान सभा का सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन माना जाता है। उसके बाद गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। उसके बाद 20वीं सदी में गांधी ने संकेत दिया था, क्या? यह बात कही थी कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। चलिए, मोतीलाल नेहरू 1924 ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग। तो मोतीलाल नेहरू ने 1924 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। तो क्या है? 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग की थी। 1924 में किसने? मोतीलाल नेहरू ने। उसके बाद एम एन रॉय
M.N. रॉय प्रतिपादक किसके? औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का। तो औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादक कौन थे? M.N. रॉय थे। जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार के मूर्त रूप। तो मुख्य रूप से तो ये संविधान सभा का विचार किसका था? M.N. रॉय का, लेकिन इसे औपचारिक कर दिया और इसका नाम किसको दे दिया? जवाहरलाल नेहरू को नाम ये दे दिया। वास्तव में ये M.N. रॉय का ही था, लेकिन हम पढ़ते हैं कि ये संविधान सभा का विचार मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। चलिए, तो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार किसका था? प्रतिपादक कौन थे? M.N. रॉय थे, और जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप दिया था। चलिए, उसके बाद कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936। कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या हुई। तो कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1936 में हुआ था, उसमें संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या हुई। इस अधिवेशन में संविधान के बारे में अच्छे से समझाया गया। चलिए, कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया। इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया? 1946 में। इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए, उसके बाद बस यही घटनाएं थी संविधान सभा के गठन से पूर्व की गतिविधियां हमने एक बार देख ली। अब एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले स्वराज्य विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ। संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन था स्वराज्य विधेयक 1895। उसके बाद गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत दिया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में, उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार के सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। M.N. रॉय प्रतिपादक किसके? औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का। तो संविधान सभा के विचार के प्रतिपादक कौन थे? M.N. रॉय। और संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई। किसमें? फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946। इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए जुलाई 1946 में। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव कब हुए? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या के सांप्रदायिक आधार पर स्थान दिए जाने की व्यवस्था की गई। तो क्या स्थान दिया? प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के ऊपर एक प्रतिनिधि के अनुपात में बांट दिया। ये योजना किसकी थी? कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए चुनाव। संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, निर्वाचित सदस्य 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से, उनमें निर्वाचित 208 कांग्रेस के और 73 मुस्लिम लीग के, 15 अन्य थे, 15 अन्य दल थे, प्लस में स्वतंत्र उम्मीदवार। तो उन 296 में 208 कांग्रेस के, 73 मुस्लिम लीग के और 15 अन्य दल या स्वतंत्र उम्मीदवार। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे, जबकि 93 देशी रियासतों से थे। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? 389 का, जिनमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थे तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। चलिए, अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण। अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण 12 अगस्त 1946 को वेवेल ने दिया। किसको? कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को। तो अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण वेवेल ने 12 अगस्त 1946 को दिया था। किसको? कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस का तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को। वेवेल वायसराय था उस समय। चलिए, घोषणा। अंतरिम सरकार के लिए घोषणा 24 अगस्त 1946। इसके गठन के लिए घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई। जवाहरलाल नेहरू का नेतृत्व में
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन हुआ। पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। गठन कब हुआ पहली अंतरिम सरकार का? 2 सितंबर 1946 को। 2 सितंबर 1946 को पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, ये पहली अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को। प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थे, मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित किया। तो मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को कार्रवाई दिवस के लिए चुना। किसको? अगर पूछे कि मुस्लिम लीग ने कार्रवाई दिवस हेतु कौन सा दिन चुना था, तो वो था 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 कार्यवाही दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने चुना। अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल। तो जब गठन हुआ तब मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। उसके बाद अक्टूबर में, एक महीने बाद ही क्या हो गया ऐसा, अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य ही अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। चलिए, अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 के रूप। तो अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को जो गठन हुआ था उसमें किस किस को क्या पद मिला वो देख लेते हैं। मुख्य खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास। रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास। विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू के पास। तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, उसमें मुख्य पद क्या क्या थे और किसको थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, रक्षा विभाग बलदेव सिंह को और विदेशी मामले जवाहरलाल नेहरू को ये पद दिए गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता देखते हैं। इससे संबंधित कुछ व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। ये था क्लीमेंट आर एटली। क्लीमेंट आर एटली, इसका कार्यकाल 1945 से 1951। ये था ब्रिटिश प्रधानमंत्री। जब भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट आर एटली था और इसका कार्यकाल था 1945 से 1951। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे, ऐसा प्रस्ताव पास हुआ या घोषणा हुई थी। कहां पर? हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा हुई थी कि जून 1948 से पहले ही वहां के जो उत्तरदायी लोग हैं भारत के, उनको सत्ता हस्तांतरित करने के बाद हम भारत छोड़ देंगे। ठीक, चलिए उसके बाद इसका बयान, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ये बयान किसने दिया था? क्लीमेंट आर एटली ने दिया था। वेवल के स्थान पर माउंटबेटन वायसराय पद। तो वेवल के स्थान पर, वेवल का कार्यकाल खत्म होने के बाद वेवल की जगह पर माउंटबेटन को भेजा गया वायसराय बनाकर। चलिए उसके बाद आता है माउंटबेटन। माउंटबेटन भारत कब आया? पद ग्रहण किसने कब किया इसने? 24 मार्च 1947 को। 24 मार्च 1947 को इसने वायसराय का पद धारण किया। निष्कर्ष, भारत का बंटवारा, पाकिस्तान की स्थापना, भारत का बंटवारा तथा पाकिस्तान की स्थापना, इसके आने का निष्कर्ष। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो ध्यान रखिएगा 3 जून 1947 ये योजना पूछते हैं। 3 जून 1947 ये क्या थी? एटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना थी। क्या थी? भारत विभाजन की योजना थी 3 जून 1947 या माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना को क्या कहा जाता है? माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम है 3 जून 1947 योजना या 3 जून योजना। एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की योजना थी ये माउंटबेटन योजना। उसके बाद बाल्कन प्लान। माउंटबेटन का बाल्कन प्लान क्या था? बाल्कन प्लान या गुप्त नाम वैकल्पिक योजना थी एक। बाल्कन प्लान या गुप्त नाम एक वैकल्पिक योजना थी। गठित सीमा आयोग। तो माउंटबेटन ने सीमा आयोग के लिए गठन किया था किसका? पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के लिए अध्यक्ष कौन बनाया था? सिरिल रैडक्लिफ। तो
गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सिरिल रैडक्लिफ था। और ये किसके लिए बनाया था? पंजाब सीमा आयोग के लिए और बंगाल सीमा आयोग के लिए ये बनाया था रैडक्लिफ को अध्यक्ष। चलिए, गांधी से मुलाकात इसने, माउंटबेटन की गांधी से पहली मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी। गांधी की माउंटबेटन से पहली मुलाकात 31 मार्च 1947 को हुई थी और यह स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन था। चलिए, आर कोपलैंड का कथन, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। आर कोपलैंड का कथन था, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज की ही संतति थी। के एम पणिकर का कथन, ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। के एम पणिकर का कथन था कि ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। और सैफुद्दीन किचलू का विचार था कि राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण। सैफुद्दीन किचलू का विचार राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में समर्पण। ये थे कुछ मुख्य कथन। चलिए, भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत कब किया गया? कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 को भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया। किसने? कांग्रेस ने। कहां पर? दिल्ली में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? जेबी कृपलानी। और ये प्रस्तुत किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। भारत विभाजन का प्रस्ताव गोविंद बल्लभ पंत द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था उस समय? जेबी कृपलानी था। और कहां पर? दिल्ली में 15 जून 1947 को भारत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया। और इसका समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। भारत विभाजन का समर्थन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी 15 जून 1947 से नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे थे। कौन? जेबी कृपलानी। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी का त्याग पत्र। तो नवंबर 1947 ने जेबी कृपलानी ने कांग्रेस अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया था। जेबी कृपलानी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने कांग्रेस के। जेबी कृपलानी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने किसके? कांग्रेस के। उसके बाद 1948 में पटाभी सीतारमैया अध्यक्ष बना। 1948 में पटाभी सीतारमैया अध्यक्ष बना। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस का अध्यक्ष बने। और 1951 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। 1951 से 54 तक जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य 14-15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अब्दुल गफार खां सीमांत गांधी ने मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। तो जो 14 और 15 जून को कांग्रेस की जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें खान अब्दुल गफार खां, जिसे हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, उसने भारत विभाजन के विपक्ष में वोट दिया था। जो कांग्रेस का महासमिति थी, जो कांग्रेस की, जिसने स्वीकार किया था भारत विभाजन का प्रस्ताव, उसी बैठक में खान अब्दुल गफार खान ने या सीमांत गांधी ने भारत विभाजन के विपक्ष में वोट डाला था। चलिए, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू ने विभाजन के प्रबल विरोधी थे। तो डॉक्टर किचलू किसके अध्यक्ष थे? पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर किचलू। और इन्होंने विभाजन के प्रबल विरोध किया था। चलिए, 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो 1948-50 के दौरान स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अगर पूछे कि भारत का स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था माउंटबेटन। और अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से 1950 तक रहे थे। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री बी.आर. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भीमराव अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी। और स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का महाराजा कौन था? जॉर्ज
षष्ठम। स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का महाराजा था जॉर्ज षष्ठम, जॉर्ज छठा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, कंपनी के शासनाधीन अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कुछ एक्ट देखते हैं, अधिनियम जो ब्रिटिश सरकार द्वारा या कंपनी द्वारा लाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित था। यह कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन को दूर करने के लिए लाया गया था। क्या? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें प्रावधान क्या थे? मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया। मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिए गए। बंगाल का गवर्नर, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अधीन हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ध्यान रखिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 प्रमुख प्रावधान क्या थे? कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति तथा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के क्या प्रावधान थे? मुख्य कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि की गई। तो जो कंपनी के मामले थे उनमें सरकार का नियंत्रण बढ़ाया गया। और कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति, कंपनी के व्यापार में अहस्तक्षेप की नीति शुरू की। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। कंपनी के जो व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। चलिए 1786 का अधिनियम। 1786 अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और तथा अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। तो 1786 का अधिनियम में गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में गवर्नर जनरल को अधिकार दिए गए कि वह परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है तथा अपने निर्णय को लागू कर सकता है। ये अधिकार दिए गए 1786 अधिनियम से गवर्नर जनरल को। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कब हुआ? चार्टर एक्ट 1813 से। तो कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया चार्टर एक्ट 1813 से। चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। तो चार्टर एक्ट 1813 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। किसको छोड़कर? एक तो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी कंपनी तथा चाय का व्यापार कर सकती थी। इनको छोड़कर कंपनी का पूरा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया चार्टर एक्ट 1813 से। और कंपनी को अगले 20 सालों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दिया गया। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपए, ये याद रखिएगा। कौन से एक्ट से आया था? 1813 से। 1813 से भारत में प्रथम बार शिक्षा पर खर्च के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, लेकिन यह खर्च नहीं किया गया था। चलिए चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी कंपनी के सभी वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। तो 1833 में जो एक्ट आया उसमें चीन चाय का जो व्यापार था वो भी समाप्त कर दिया। कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार समाप्त कर दिया। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान किया गया। तो कंपनी अब केवल राजनीतिक कार्य कर सकती थी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो अगर पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया, तो बनाया गया चार्टर एक्ट 1833 से।
चार्टर एक्ट 1833 से बनाया गया था, गवर्नर जनरल भारत का। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित किया गया। कौन था वो? मैकाले। विधि जो विधि समिति बनाई गई थी उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? मैकाले था। तो कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की एक परिषद नियुक्त की गई थी। कब? चार्टर एक्ट 1833 में। और उसका सर्वप्रथम विधि सदस्य कौन था? मैकाले था। चलिए, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। तो चार्टर एक्ट 1853 में क्या प्रावधान आए कि जो नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन सरकार द्वारा निश्चित किया जाएगा। और धन कौन देगी? कंपनी देगी। ये धन कौन देगी इनके वेतन का? ये कंपनी देगी। डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधान में डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। और 18 में 6 क्राउन द्वारा मनोनीत थे। जो 18 डायरेक्टर थे उनमें से भी 6 क्राउन द्वारा मनोनीत थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत थे। चलिए, भारतीय प्रशासन का नियंत्रण। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858, इसमें क्या था? भारतीय प्रशासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को चला गया। तो भारतीय प्रशासन का नियंत्रण 1857 ईस्वी जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। उसके अंतर्गत भारत प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट को दे दिया गया। तो कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राजमुकुट के तहत चला गया भारत का प्रशासन। भारत सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को समाप्त कर भारत सचिव बनाया गया। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पद बनाए गए थे 1784 में, उन पदों को समाप्त करके एक पद बनाया गया भारत सचिव, जो भारत का प्रतिनिधित्व करता था। कहां पर? ब्रिटिश संसद में। चलिए, भारत का गवर्नर जनरल का नया नाम, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया। 1858 भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय बना दिया। और भारत के में ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। तो भारत में अब ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि कौन हो गया था? वायसराय। गवर्नर जनरल के पद को बदलकर वायसराय में बदल दिया। कब? भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम। ब्रिटिश ताज के शासनाधीन अधिनियम क्या थे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो जो ब्रिटिश क्राउन के तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण चला गया था उसके बाद कौन कौन से अधिनियम आए थे वो है ये देखते हैं। मुख्य अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो अगर पूछे कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम से दी गई तो वो दी गई 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से। अध्यादेश लागू रहने की अधिकतम अवधि थी 6 महीने। तो अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक लागू रह सकता था? 6 महीने। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। कैनिंग विभागीय प्रणाली का अध्यक्ष हुआ। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली बनाई। कैनिंग ने विभागीय प्रणाली बनाई। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया। वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया तथा बंबई तथा मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार। बंबई तथा मद्रास प्रांतों को उनके अधिकार वापस दिए गए। कौन से? अपने कानून बनाने के तथा संशोधन करने के। बंबई तथा मद्रास प्रांतों को भारत परिषद अधिनियम द्वारा उनके अधिकार वापस दिए गए, कानून बनाने के तथा कानून में संशोधन करने के। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। उसके बाद आया भारतीय परिषद अधिनियम 1892। विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। तो सार्वजनिक हित के मामलों में विधानमंडल के सदस्य
6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछ सकते थे, यह अधिकार दिया गया 1892 अधिनियम से। तथा सीमित एवं अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार किया गया। सीमित तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में। चलिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अन्य नाम क्या था इसका? मिंटो मार्ले सुधार। भारत परिषद अधिनियम का अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार 1909। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। मार्ले मिंटो सुधार क्या लेकर आया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लेकर आया था मार्ले मिंटो सुधार 1909। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। किसमें? मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था किसने की? ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। प्रसिद्ध कथन क्या थे मार्ले मिंटो सुधार के बारे में? गांधी ने कहा था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। गांधी ने क्या कहा था मार्ले मिंटो के बारे में? कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड ने क्या कहा था? ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता है। मार्ले मिंटो सुधार प्रजातंत्र और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालीन समझौता, ये कथन किसका था? रैमजे मैकडोनाल्ड का था। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका अन्य नाम क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1919 का अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया। याद रखिएगा, ये प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग। तो पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। प्रांतीय विषय आरक्षित हस्तांतरित विभाजित कर दिए गए। प्रांतीय विषय आरक्षित तथा हस्तांतरित विभाजित कर दिए गए। अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार क्या था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। तो इसकी मुख्य क्या था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में मुख्य क्या था? इसमें था प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, 1919 में आया। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रावधान, इसमें संघीय लोक सेवा का गठन, संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किसमें? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। द्वैध शासन शुरू किया गया। द्वैध शासन प्रांतों में शुरू किया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने 1919 में। और भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो अगर पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम से आया, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना गठन भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ की स्थापना 1935। स्वायत्ता, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। स्वशासन, प्रांतों को स्वशासन दोहरे शासन के स्थान पर, प्रांतों को स्वशासन दिया गया दोहरे शासन के स्थान पर या द्वैध शासन के स्थान पर प्रांतों को स्वशासन दिया गया। गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया, गवर्नर को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। और विस्तार सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में किसका विस्तार हुआ? सांप्रदायिक तथा वर्गीय मतदाता मंडलों का विस्तार कर दिया गया। आधार स्रोत भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक। तो जो अब हमारा संविधान है उसका अधिकतर हिस्सा, ज्यादातर हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ज्यों का त्यों लिया गया है। ध्यान रखिएगा। ये द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन केंद्र तथा प्रांतों में कर दिया गया, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया केंद्र तथा प्रांतों में। स्थापना फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा की गई। कहां? कलकत्ता।
जवाहरलाल नेहरू का कथन क्या था इसके बारे में? एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू का भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में क्या कथन था कि एक कार ऐसी एक कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन उसका इंजन नहीं है। गुलामी का अधिकार, इसमें गुलामी का अधिकार था। दास्ता का आज्ञापत्र, अनुदेश प्रपत्र अंतर्विष्ट था। दास्ता का आज्ञापत्र था। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में वर्ष 1950 में ये आज्ञापत्र ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किए गए। कब? भारत के संविधान में 1950 ईस्वी में। चलिए, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत। तो जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें कांग्रेस ने भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था उसको अस्वीकृत कर दिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य बनाए गए। तो जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था उसमें अविभाजित भारत को विभाजन करके भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों का स्थापना की गई। दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 द्वारा। ये याद रखिएगा, ये शब्द ये पूछता है अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट। तो पूछेगा कि भारत 1947 को क्या बना था? एक देश, स्वतंत्र देश बना था या क्या बना था? तो उसका सही आंसर क्या होगा? डोमिनियन स्टेट बना था, अधिराज्य बना था। भारत और पाकिस्तान दोनों ही अधिराज्य बने थे। दो स्वतंत्र अधिराज्य, दो स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट बने थे। चलिए, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई। दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया। दोनों भारत पाकिस्तान की अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। दोनों ही अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता दी गई। भारत का जो राज्य सचिव का पद था उसे समाप्त कर दिया भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। अगर पूछे कि भारत का राज्य सचिव पद समाप्त कब किया गया, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से भारत राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। और भारत सचिव का पद लागू कब हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद लागू हुआ था। चलिए, विविध देखते हैं। अरुणा आसफ अली यह एक राष्ट्रवादी मुसलमान थी। कौन? अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। इसका मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली। अरुणा आसफ अली का मूल नाम क्या था? अरुणा गांगुली नाम था मूल। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के भूमिगत आंदोलन की प्रमुख महिला संगठनकर्ता। तो जब गांधी को और अन्य बड़े बड़े नेताओं को भारत छोड़ो आंदोलन से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था 8 या 9 अगस्त को, तो भारत छोड़ो आंदोलन को किसने संभाला था? अरुणा आसफ अली ने संभालने वाली प्रमुख महिला संगठनकर्ता थी। महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अरुणा आसफ अली ने महत्वपूर्ण भूमिका किसमें निभाई? कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग में, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन के गठन में। 1958 में दिल्ली की मेयर निर्वाचित की गई। कौन? अरुणा आसफ अली। तो 1958 में दिल्ली के मेयर घोषित कौन की गई, निर्वाचित कौन की गई? अरुणा आसफ अली। इसका प्रकाशन किस का किया था? पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया था और लिंक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पैट्रियट समाचार पत्र, लिंक पत्रिका किसकी थी? अरुणा आसफ अली की। अरुणा आसफ अली ने प्रकाशन किसका किया था? पैट्रियट समाचार पत्र का प्रकाशन किया तथा लिंक पत्रिका का। चलिए, आधुनिक भारतीय इतिहास का विविध।
माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था किसको? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन था? पटाभी सीतारमैया। कांग्रेस का सरकारी इतिहासकार कौन था? पटाभी सीतारमैया था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित हुआ था। कहां? बेलग्रेड में। ध्यान रखिएगा, गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहां हुआ था? सितंबर 1961 में। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1961 में। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में। बेलग्रेड में हुआ था। भारत ने सेना भेजकर गोवा को मुक्त कराया था वर्ष 1961 में। भारत ने सेना भेजकर गोवा को कब मुक्त कराया? 1961 में। 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक 1858 ईस्वी में कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत में वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कहां हुई थी? केरल में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार, अगर पूछे कि भारत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना कब और कहां हुई थी, तो 1957 ईस्वी में हुई थी। कहां पर? केरल में। भारत की सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना केरल में 1957 में। 1866-67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को क्या कहा था? प्रकोप का समुद्र। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में भीषण अकाल कब पड़ा था? 1866-67 में, और इसे कहा गया था प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई थी। उड़ीसा काल के बाद एक समिति नियुक्त हुई थी जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। उड़ीसा काल के बाद समिति नियुक्त हुई थी कैंपबेल की अध्यक्षता में। कब पड़ा था उड़ीसा का काल? 1866-67 में। ध्यान रखिएगा। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के तीन प्रमुख नेता, तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के प्रमुख तीन नेता कौन कौन था? चित्तू, बासिल मुहम्मद और करीम खान। ये थे 19वीं सदी के आरंभ में पिंडारों के तीन प्रमुख मुख्य नेता, चित्तू, बासिल मुहम्मद और करीम खान। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। किसने किया था ये? ल्यूमियरे बंधुओं द्वारा। कहां के थे? फ्रांस के। तो 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्वल ऑफ द सेंचुरी नाम के भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया था। किसने? ल्यूमियरे बंधुओं ने, फ्रांस के थे ल्यूमियरे बंधु। प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयास किया था, बाल गंगाधर तिलक। तो प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाने का प्रयास किया था, कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर को। ये जरूर याद रखिएगा, गांधी की याद रहे ना रहे, लाल बहादुर शास्त्री की जरूर याद रखनी है, 2 अक्टूबर। भारत का आर्थिक विकास गांधी के अनुसार लघु कुटीर उद्योगों से विकास पर बल दिया था। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ने लघु कुटीर उद्योगों का विकास पर बल दिया तथा जवाहरलाल नेहरू ने भारी उद्योगीकरण पर बल दिया। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी ने लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया और जवाहरलाल नेहरू ने भारी औद्योगिकरण के विकास पर बल दिया। राइटर्स बिल्डिंग क्या है? ये कोलकाता में पश्चिम बंगाल में स्थित है। राइटर्स बिल्डिंग कलकत्ता पश्चिम बंगाल में स्थित है और यहीं पर मुख्यमंत्री का कार्यालय है। तो ममता बनर्जी का कार्यालय कहाँ है? राइटर्स बिल्डिंग में है ममता बनर्जी का कार्यालय। निर्माण का उद्देश्य क्या था इसका? ये राइटर्स बिल्डिंग के निर्माण क्यों किया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जूनियर सर्वेंट थे,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो छोटे सर्वेंट होते थे, जूनियर सर्वेंट थे, जैसे राइटर्स आदि के लिए राइटर्स बिल्डिंग का निर्माण किया गया था। और इसका वास्तुविद कौन था? थॉमस लियोन। राइटर्स बिल्डिंग का वास्तुविद कौन था? थॉमस लियोन था राइटर्स बिल्डिंग का वास्तुविद। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रखेंगे, कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी का। शायद कल की लास्ट वीडियो होगी हिस्ट्री की अपनी। उसके बाद आप बता दें कमेंट करके कि आगे कौन से सब्जेक्ट का करना है। समसामयिक घटना चक्र कौन से सब्जेक्ट का करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि पॉलिटी शुरू करें, और आपका क्या विचार है आप बता सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। चलिए कल मिलते हैं। धन्यवाद।